अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज के मुकालमे में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। $2 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल तक मुआहदा तय पा गया है। एलानिया के मुताबिक मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तोसी फंड फिजिबिलिटी के तहत $1 अरब फराम किए जाएंगे। और इसके अलावा जो अहम तरीन बात है कि मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए भी 28 माह के अरेंजमेंट के तहत 1.3 अरब डॉलर मिलेंगे और प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। इसमें जो सबसे अहम बात है कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो 1.3 अरब डॉलर कर्ज लिया गया है, इसकी बहुत अहमियत है। इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा खतरात लाक हैं। पाकिस्तान चूँकि इस वक्त दुनिया में मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाला बहुत ही अहम तरीन मुल्क बन गया है। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत खतरात दरपेश है इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, और इसके अलावा फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी पाकिस्तान इस वक्त निशाने पे है, क्योंकि हम ग्लेशियर्स के दामन में बैठे हुए हैं और जैसे जैसे दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो पाकिस्तान के लिए खतरात पैदा हो रहे हैं। बेसिकली ये जितने भी मौसमियाती तब्दीली वाक़या हुई तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से है। सारी दुनिया ने मिल के ये एक इतनी बड़ी मौसमियाती तब्दीली जो है वो पैदा कर दी है, जिससे पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा दो चार है। इस दफ़ा आपने देखा कि बारिशें बिल्कुल नहीं हुई। बारिशें ना होने की वजह से पाकिस्तान की जो दरिया हैं उनमें 35% पंजाब की जो दरिया है उसमें 35% पानी की कमी वाक़या हुई है, और इस पर पानी की कमी वाक़या होने की वजह से इस वक्त फसलें बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं और एक तरफ हम फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो इतनी कोई कामयाब तरीके से नहीं चल रही, चूँकि हमारी ज़राअत ऑलरेडी कन्वेंशनल तरीके पे है, लेकिन दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम अभी उसी वक्त ही वही हल चला के उसी तरह ही पानी ज़ाया कर रहे हैं, पानी को एफिशिएंटली यूज़ भी नहीं करते। तो ये सारे जो मामलात है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, इसके ऊपर ना मौजूदा हुकूमत कोई तवज्जो दे रही है, ना इससे पहले मौजूदा हुकूमत ने कमीशन भी बना दिया, उसका वज़ीर भी बना दिया। इससे पहले हुकूमत ने PTI ने भी इसके ऊपर वज़ीर रखा और इसके ऊपर काम करने की कोशिश की, लेकिन अमली तौर पर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कोई ऐसे ठोस इकदाम नहीं पाकिस्तान में किए जा रहे, और पाकिस्तान दिन ब दिन इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। तो इस मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद साहब। आप मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हसन रजा पाशा साहब आप माहिर कानून हैं और इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है। तो ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि इस वक्त दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली किससे भी मसाइल का सामना है, और इस वक्त पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क बन गया। आपने 2022 में भी देखा कि बेइंतहा सैलाब आया, अभी तक भी बहुत ज़्यादा रोड नेटवर्क ख़राब है, बहुत जगह पे सिंध के इलाकों में पानी खड़ा है, लेकिन हम लोग अब हमारे इस तरफ जो तवज्जो है वो नहीं आ रही, और ना अदम तवज्जो की वजह से इस वक्त हम मसाइल का शिकार हैं और हुकूमत का हाथ पड़ गया। हुकूमत ने इसी को मौजू बना के कर्ज भी ले लिया है। तो आप ये क्या समझते हैं कि हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, नहीं तवज्जो दे रहे, इसकी वजह से मसाइल जन्म ले रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम अलवी भाई, आपने एक बहुत ही अहम कौमी मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। अब इसमें मसला सिर्फ ये है कि ये मसला सिर्फ कर्ज की हद तक नहीं है, क्योंकि ये जितना कम्प्लेक्स और कसीरुल जहती ये जो मामला है, हमारे जो इक़दामात हैं वो बिल्कुल कॉस्मेटिक हैं। जी बिल्कुल। और इसका सिर्फ एक तो ये हो गया कि ठीक है जी आप इस पे काम करेंगे और वो भी कर्जे की बुनियाद पे ले लेंगे। इसमें बहुत से और काम है जो हमें बगैर कर्जा लिए भी किए जा सकते हैं। सही। नंबर वन ये है कि ओके, क्लाइमेट इफेक्ट है क्या? वाटर का एक इशू है, रेन का ना होना दूसरा इशू है, जो चेंजेस ऑफ पैटर्न में आ रही हैं वो एक इशू है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ एनवायरमेंट, सरफेस और सब सरफेस और हवा की जो एनवायरमेंट, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रही है वो हमारी तबाही बर्बादी का बायस बन रही है। हमारी सेहत जो है वो ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ चुकी हैं। लाहौर के अंदर जो स्मॉग अभी है वो बढ़ती जा रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये कुछ सिर्फ एक मामला नहीं है जहां पे आप क्लाइमेट को एड्रेस कर लेंगे। सही। ये हमारी सोसाइटी के और हमारे हर
चीज को इफेक्ट कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने एक इजी सोल्यूशन रखा हुआ है कि चुप करके कर्ज लाओ, अपने चंद एक दायरे को इश्तेहार लगाओ और चले जाओ। जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं, पिछली अभी लाहौर में जब स्माग हुई है 2 महीने लोग वहां पे हॉस्पिटल भर चुके थे। जी बिल्कुल। उस वक्त हुआ जी स्कूल बंद कर दो, फलाना ये कर दो, वो कर दो। उसके बाद किसी ने आपने दोबारा नाम सुना है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने क्या लॉन्ग टर्म या 6 महीने की या साल की बुनियाद पे कोई पॉलिसी बनाई है? सही। ओवर अर्बनाइजेशन हमें तबाह बर्बाद कर रही है। हमने एक स्टेप अभी तक नहीं लिया कि हम ओवर अर्बनाइजेशन को कंट्रोल कर सकें। जी बिल्कुल। सारा पंजाब तो आप लाहौर या पिंडी में इकट्ठा कर रहे हैं, आप कहां से एनवायरमेंट्स को ठीक करेंगे? मसला ये है कि कर्ज लेना ठीक है, मैं ये समझता हूं कि हमारी जहां तक इफेक्ट इसके जो क्लाइमेट चेंज के बड़े बुरे असरात हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हमारी शायद कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या ग्लोब लेवल के ऊपर जो है इसको खराब करने में इतनी कंट्रीब्यूशन ना हो, बट हम वर्स्ट इफेक्टेड है। यस, दुनिया को हमारी मदद करनी चाहिए, इस क्लाइमेट को कंट्रोल करने में मदद करनी चाहिए, हमें दुनिया का जो है वो सपोर्ट लेनी चाहिए। मसला ये है कि कर्ज लेना और उसको लल्ले तल्लों के ऊपर खर्च कर देना ये कोई मसले का हल नहीं है। सही। मसले का जो हल है एक पॉलिसी जो फेडरेशन से चलनी है, सूबों ने करनी है, वो कहाँ पे पॉलिसी है? सही। ये कल आपको आज ये वाटर क्राइसिस हुए हैं तो पिछले चंद दिनों से वो मीटिंग होना शुरू हो जाएगी और फलां ने ये करारदाद पास कर दी, वक्ती तौर पे करारदादें मंजूर होगी। ये तो इट इज ऑल कॉस्मेटिक। सही। मतलब क्या हम इसको कंसेंसस की तरफ लेके जा रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज जो है डिप्लीट हो रहे हैं, जो हमारे पहले वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है। सही। हमने क्या स्टोरेज बढ़ाने की तरफ भी हमारा कोई ध्यान गया या नहीं गया? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम फॉसल बेस्ड जो फ्यूल है हम उसको खत्म करने को तैयार नहीं है। आपने एक क्लीन एनर्जी वाला जो एनवायरमेंट या पोल्यूशन फ्री एक कॉन्सेप्ट था, ये जो सोलराइजेशन थी, आपने हुकूमत ने किया, कर्जे दिए, लोगों को इंसाइट किया, उनको इनवाइट किया, और जब वो लोग लगा चुके हैं और उसकी एक सिग्निफिकेंट कैपेसिटी हो चुकी तो अब आप कहते हैं कि जी सॉरी आप वापस आईटीपीज पे आए। मुझे से समझ ये नहीं आ रही है कि ये क्या, मुझे बताएं क्या ये बच्चों वाला खेल नहीं हम खेल रहे? सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, क्योंकि कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आपकी बिल्कुल आपने सही तरफ इशारा किया कि क्लीन एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी, जब पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लीन एनर्जी आपके पास आएगी तो आपकी जो एनवायरमेंट से वो खुद ब खुद कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगी। हम कह रहे हैं नहीं, सोलराइजेशन खत्म करो। अब जनाब आप फॉसल फ्यूल बेस्ड जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को। तो ये मेरा मकसद है, ये आजकल के लोग, ये पढ़ा लिखा तबका, ये आपके इस मजाक को नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिर्फ इश्तिहारों से काम नहीं चलेगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हसन रजा पाशा साहब को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। हसन रजा पाशा साहब, कवानीन क्या कहते हैं? ये पाकिस्तान के अंदर जो माहौल ख़राब करने वाले जितने भी इदारे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है और साफ़ पानी को जो गंदा कर रही हैं म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जैसे ख़ास तौर पे लाहौर में देखा जाए तो साफ़ नहरों के अंदर भी जो है म्यूनसिपैलिटी वाले अपने नाले जो है वो ड्रेन गिरा देते हैं। तो कवानीन इतने सख्त नहीं है पाकिस्तान के अंदर, या कवानीन मौजूद है इनके ऊपर अमल नहीं किया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवी साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। असल में हमारे पास कवानीन मौजूद हैं और मसला सिर्फ उन पे इम्प्लीमेंटेशन का है। सही। इम्प्लीमेंटेशन जब आप नहीं करते और उसके जो पीनल क्लॉजेज हैं, यानी जिनमें सजा तजावीज़ की गई हैं, उन पे जब अमल दरामद नहीं होता तो फिर वो कवानीन बेमैनी होकर रह जाते हैं। देखें आप, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना और इनको बड़ा इख्तियार दिया गया एनवायरमेंटल एजेंसीज को, सूबाई लेवल पे भी और फेडरल सतह पे भी। लेकिन काम क्या है कि वो भट्ठों को तो उन्होंने इनलाइन कर दिया, जिगजैग टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कराई, किसी हद तक कामयाबी हुई पिछले कोई 7-8 साल की कोशिश के बाद। लेकिन उसके अलावा, भट्ठों के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पे इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है और जो कि नहीं कराई जा रही। और मैं समझता हूं कि इस वक्त ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कॉस्मेटिक जो है अरेंजमेंट्स वो करने के बजाय ग्रास रूट लेवल पे सही तौर पे सॉलिड किस्म का काम करने की जरूरत है। आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के एक चीफ जस्टिस साहब ने वो पानी की कदर व अहमियत के हवाले से कुछ अरसा काम किया। कुछ लोगों ने उनका मजाक भी बनाया, कुछ ट्रोलिंग भी हुई।
मैं शायद उनकी किसी बात से इत्तफाक ना भी करता हूँ, सही। लेकिन जो वो अवेयरनेस कैंपेन चली उस वक्त और जो पब्लिकली ये चीज बताएगी कि हमारे इस खिते में पानी की क्या हैसियत है, सही। बल्कि पूरी दुनिया में पानी की क्या हैसियत है और हमने पानी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्या 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 पैरामीटर सेट करने हैं, तो जी। उसकी तरफ जब देखते हैं तो वहां पे जवाब जीरो आता है, सही। नफी आता है। तो सही। ये चीजें बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को सही तरीके से उसको लागू किया जाए, उसको सही। इम्प्लीमेंट अच्छा, किया जब जाए। लागू नहीं होता तो इसमें फिर ईपीए इन्वॉल्व है, कोई मिली भगत हो जाती है, या कवानीन के अंदर कोई गुंजाइश है जिसको निकाल के फिर मुल्जमान को कोर्ट से फारग कर दिया जाता है? असल में मामला तमाम सतहों पे ये है कि जो एजेंसीज हैं, चाहे वो तफ्तीशी एजेंसीज हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल एजेंसी है, या किसी भी एफआईए ले ले, पुलिस ले ले, नैब ले ले, रेवेन्यू ले लें, कोई ऐसी एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट्स हैं, वो ना तो सही तरीके से एविडेंस कलेक्ट करते हैं सही। और ना ही उसको आगे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। अब कोर्ट जो है, कोर्ट के मुतल्लक अमूमन ये आता है जी कि देखें जी, इतना बड़ा मुजरम हमने पकड़ के दे दिया, जी अदालत बिल्कुल। के हवाले किया और अदालत जी। ने बरी कर दिया। सही। अब इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देता कि अदालत ने उस मुलजम को बरी क्यों कर दिया। सही। क्या आपने सही तरह से वो एविडेंस कलेक्ट की? क्या वो आपने उसकी प्रोसिक्यूशन सही तरह से की? सही। क्या वो तमाम लीगल पैरामीटर्स को आपने मद्देनजर रखते हुए उसकी प्रोसिक्यूशन की कि वो सजा हो सके? सही। तो अल्टीमेटली वो केसेस जहां पे इक्विटल की शरह बढ़ जाती है, उसमें लूप होल्स उस एजेंसी के होते हैं सही। या तफ्तीशी एजेंसी के होते जी, हैं ठीक है। जो प्रॉपर तरीके से कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं करते करता, और बिल्कुल। प्रोसिक्यूशन बैडली फेल हो जाती है उसको सजा कराने में। तो सही। यहाँ पे तमाम मामलात में, चाहे आप ले लें कोई क्रिमिनल केसेस ले लें, जी। जी। चाहे ये ले लें जो एनवायरमेंटल आपने बात की है, जी। इन तमाम में जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो उसका मयार इतना ड्यूबियस किस्म का है और इतना लो स्टैंडर्ड है कि जिस पे सजाएं मेंटेन नहीं रह सकती। जी, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, अलवी साहब, मैं आपको ना एक चंद दिन, ये 2-3 महीने पहले का एक वाकया सुनाता हूँ। आपकी बहुत सी आंखें खुली खुली रह गई और जो पाशा साहब कह रहे हैं मैं उसको रीइंफोर्स करता हूँ। जी। मैं किसी अपने इलाके में, आपको पता है हमारे यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है, मैं किसी फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था। आप यकीन करें, वहां से जो गंद, वहां से धुआं और जो डस्ट निकल रही थी, मैंने उसको देखा और उसके मैंने फोटो बनाए, तो मैं हैरान और परेशान रह गया कि ये लोग कैसे जिंदा रह रहे हैं यहाँ पे। सही। मैंने उसके बारे में एक असम्बली में क्वेश्चन डाला कि जनाब ये बताएं कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और लोगों में दमे की और लंग्स की और इसकी रिलेटेड बीमारियां बहुत, और आंखों की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। सही। आपकी गाड़ी वहां पे खड़ी रहे तो आधे घंटे के बाद उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। लोगों के कपड़े जो है वो बाहर, वो सफेद वो कपड़े नहीं रखते कि खराब हो जाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन डाला, कुछ अरसे के बाद वहां पे सवाल आया और जब उसका जवाब आया तो जो उन्होंने सॉलिड पार्टिकल्स का और मुख्तलिफ जो और केमिकल पार्टिकल्स का जो उन्होंने एनालिसिस पेश किया, जो रिपोर्ट की हमारे पास, जो टेक्निकल रिपोर्ट पेश आई, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वो इतनी साफ रिपोर्ट थी कि बंदे का दिल करता था बंदा इस चन्नी के साथ जाके अपनी मंडी पा दे। सही। सही। आप मुझे बताएं, आप क्या करें, किसके पास जाएं? सही बात। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो हुकूमती लोग जो एहसास, उनको इसका एहसास ही नहीं था कि यार अगर अपोजिशन का एक एमपी अगर उसने बात कर लिया है तो उसने कोई अपनी जाती मफाद के लिए बात नहीं की। तो अवामी सतह का मामला था, आप ठीक है, लेकिन उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को क्लीनर यूज किया होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट क्लीन हो गए होंगे, इसी हवाले से बातचीत करते हैं। जो बात पाशा साहब कर रहे हैं, मसला ये है कि हमारे सिस्टम में ऑनेस्ट टू गॉड, मैं कोई गैर जरूरी तौर पे ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, अब हम भी पब्लिक में रहते हैं, सुबह दोपहर शाम बात होती है, हमारे सिस्टम में फेयरनेस की, ऑनेस्ट की, सच्चाई की और अच्छाई की कैपेसिटी ही नहीं है। सही कह रहे हैं। ये उस तरफ सोचता ही नहीं है। सूरत हाल काफी बदल गई है, जो लोग अवाम की खिदमत पर सही कह रहे हैं नजर आ रहे हैं और वो इसका एक हिस्सा बने हुए हैं। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, हसन रजा पाशा साहब, ये तो इलाका आपका ही है, चकवाल के अंदर ये काफी ज्यादा
जो है वो वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ कुल इसके कलर कार और इर्द गिर्द नवाह में लग रही हैं, तो वहाँ ये सूरत हाल जो बता रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, तो इस हवाले से कुछ तवज्जो वहाँ पे मकामी सतह पे भी कुछ दिलाई जा रही है, और इस हवाले से क्या हो रहा है? देखिए, एक रोड है कलर कहार चोआ सैदन शाह रोड, ठीक है, उस पे इस वक्त 4 सीमेंट प्लांट जो हैं वो किए गए हैं। ठीक है, एक जो है वो सड़क से थोड़ा सा दूर है, 3, 4, 5 किलोमीटर अंदर जी पहाड़ों के अंदर, जी, जो कि अब मोटरवे से तो खासा विजिबल है। ठीक है, बाकी जो 2-3 प्लाट हैं वो बिल्कुल आप यकीन करें कि उस मेन रोड पे हैं, और उनको उस वक्त के जो हमारे हुक्मरान थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, जी, उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट लेके उनको वो जमीनें दिलवाई। सही, उस वक्त जो एनवायरमेंटल एजेंसी थी उसने भी एतराज किया, जो लेटर ऑन उन्होंने, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि रिपोर्ट जब बाद में आई तो वो हर चीज क्लीन होके आ गई, सही, और उसकी वजह ये थी कि एजेंसी वालों को ये बताया गया कि ये जो नंबर 1 है, जो हमारे सदर हैं, वो इसमें जाती इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सही, आप इस तरह का काम ना करें। सही, वहां पे जो मकामी आबादी है उन्होंने बड़ा शोर वबेला किया, बहुत सड़कें भी ब्लॉक की, लेकिन सही, कुछ ना हुआ, क्योंकि ताकत एक साइड पे थी, अवाम एक साइड पे, और सही, जाहिर है ताकत हमेशा जीत जी जी। हसन रजा पाशा साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। के कहा जी जाता था। जी वैली ऑफ, जी जी अलवी साहब, जी जी, बोलिए। हेलो, अब जी आवाज जी आ रही जी है? जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। चोआ चोआ जी, चोआ सैदन शाह को वैली ऑफ रोजेस कहा जाता जी था। बिल्कुल। वहां पे गुलाब के खुदरो फूल इतने होते थे कि आपकी सोच है, जब उस शहर में या उस कस्बे में एक इंसान दाखिल होता था तो खुशबुएं उसका इस्तकबाल करती थी। अच्छा, शहर के बीच में जो अब गंदा नाला है, वो उस वक्त वो चश्मे फूटते थे, और शहर के लोग मकामी वहां से पीने का पानी लेते थे, और अगर आज आप उसको बाहर खड़े होकर देखें तो वो गंदा नाला है। सही, और चोआ सैदन शाह, चोआ का मतलब चश्मा है, चश्मा, ठीक, चश्मों वाला वो शहर था, जो अब इतना गलीज हो गया है कि वहां पे आप रह नहीं सकते, और पोल्यूशन की बात इतनी है कि वहां पे आप वो टायर जलाए जा रहे हैं, सही, कोयला जलाया जा रहा है, शहर के बिल्कुल करीब फैक्ट्री हैं तो, जी, जहां पे ये और इतनी रात को चांदनी की रोशनी में अगर आप देखें तो वो ज़रात उड़ रहे होते हैं, उड़ रहे आपको होते हैं, बिल्कुल, नेकाडाई से नजर आते हैं। सही, और वाकई वहां पे सेहत के बहुत ज्यादा बहुत इशू ज़्यादा हैं, खास मसाइल हैं। तौर पे जी फेफड़ों की ठीक, बीमारी है। जी ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, जो मंजरकशी की है हसन रजा पाशा साहब ने चोआ सैदन शाह की, कि कभी तो वहाँ पे रोजेज़ की खुशबू होती थी, आप वही जो है वो बागों का जो शहर है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का शिकार हो गया है, तो ये जो कर्ज लेने जा रही है हुकूमत IMF से, इसका क्या किरदार होगा? जब आपने खुद ही कुछ काम नहीं करना तो ये बाहर से फिर इस नाम पे कर्जा उठा रहे हैं, तो ये कोई मुनासिब बात तो नहीं लगती? जी, ये पूरा एक मंसूबे का हिस्सा है कि जितने दिहाड़े हैं, जिन्होंने, आपने जो रूलिंग एलीट है उनका एक कंपोनेंट हमेशा ये नहीं कहता कि जनाब हम तो हारे हुए हैं, हमें तो जबरदस्ती हुकूमत दी, आप कहते हैं तो मैं नाम ले लेता हूँ। सही, वो बुनियादी तौर पे इस फलसफे पे काम कर रहे हैं जी, कि भाई जितने दिन हुकूमत चलती है, जो आप कमा सकते हैं, लूट सकते हैं, वो लूट लें, सही, और साथ साथ ये भी कहते रहे कि जी हम तो हारे हुए थे, हमें तो जबरदस्ती हुकूमत देगी। कल सही, जितना नुकसान है जिनके ऊपर उन्होंने डालना है, मैं इसकी कई दफा रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ ओपन मीडिया के ऊपर आके भी, कि खुदा के लिए इनके जो फैसिलिटेटर और हैंडलर हैं वो सोचें, जी, इनके करतूतों का जो खमियाजा है वो क्यों भुगत रहे हैं। तो ये तो इनकी तो ये पॉलिसी है, ये तो बिल्कुल सिर्फ ये है कि अपनी इश्तिहारी मुहिम चलाओ, पैसे दो, अपने चंद हवारियों को बेनिफिट दो, और उसके बाद आगे चलो, अल्लाह अल्लाह खैर चला। जी ठीक, 4-5 साल के बाद अपना रोना रोएं, और अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं वो आपको फिर वापस लेके आ जाएंगे। ये एक साइकिल है जिसके अंदर फंसे हुए हैं। जी ठीक। अच्छा, मैं अलवी साहब यहाँ पे थोड़ी सी ना आपको ना अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा करूंगा। देखें, ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान के हर चीज को, चरिंद है, परिंद है, इंसान है,
नबातात हैं, ज़राअत है, हेल्थ है, ये हर एक को इफेक्ट कर रहा है। सही कह रहे हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर हम इसको मुख्तलिफ सेगमेंट में लेके आए, जी। फॉर एग्जाम्पल एक एयर पोल्यूशन है, जी सरफेस पोल्यूशन है, जी, सब बिल्कुल। सरफेस पोल्यूशन है, वाटर शॉर्टेज है। जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि जो ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड हो रहा है, किसी को है अंदाजा कि हम ये जो जी जी, बहुत जो आप सही खुराक कह खा रहे हैं, बिल्कुल बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई है अकाउंटेबिलिटी के जनाब, आपने कितनी दफा स्प्रे किया है, कितना करना था, तो कोई है मैकेनिज्म जो ये करे और उसके ऊपर कई ज़राअत वाले अमल कर रहे हो। इसी तरीके से जो हमारी ओवर मेडिकेशन हो रही है, जो ओवर एंटीबायोटिक का यूज हो रहा है, ये हमारी सेहतों को इसने खोखला करके रख दी है। सही। जितनी हमारा खुराक का निजाम है, जो पूरी फूड चेन है, आप मुझे बताएं कि ऐसे ऐसे घी इस्तेमाल हो रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही लोग जिंदा कैसे हैं वहां पे। इनके तो सही। ब्लॉक होना तो दूर की बात है, लोगों को इसका जो ब्लॉकेट तो बड़ी दूर की बात है, लोगों को तो मैं कहता हूँ पेशाब की नाली बंद हो जानी चाहिए। जी जी, सही कह रहे हैं आप, बाकी ऐसे भी सूरत बुरे हाल हालात ऐसी ही हैं। है। तो जी। इतनी गंभीर सूरत हाल है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक है, ये जी, सिर्फ है कि जनाब पैसे लो, खाओ और जाओ। जी बिल्कुल ठीक बस है। ये पॉलिसी है, ये करें, जारी रखें। जी, कब तक बिल्कुल ये ठीक कौम है। इसको बर्दाश्त कर सकती है मुझे जी। नहीं पता। जी ठीक है। बट आप यकीन करें कोई सीरियसनेस, ये सब ड्रामाबाजी हो रही है। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात बिल्कुल पॉइंट आ गया। हसन रज़ा पाशा साहब, ये जिन मसाइल का जिक्र किया है, जिसमें हेल्थ का जिक्र किया है, जिसमें फूड का जिक्र किया है इन्होंने, ये सब की तो रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ इस्लामाबाद में भी कायम है, सूबाई सतह पर भी रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ कायम है। और पहले ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये ऑटोनमस बॉडियाँ बनाई गई थी, लेकिन लेटर ऑन जब ये सियासी हुकूमतें आई तो इन्होंने इन्हीं बॉडियों को दोबारा हुकूमत के अंडर कर दिया गया और वो फिर उनकी कारकर्दगी मुतासर हुई। तो आप ये क्या समझते हैं कि इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, पैमरा है, ओगरा है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये चीज़ें हैं, उनको मौसर रखने के लिए ऑटोनमस होना ज़रूरी है कि ये हुकूमत के अंदर जैसे काम कर रही हैं इनको बेहतर किया जा सकता है? देखें, अगर आप ऑटोनोमस बना भी दें तो क्या हुकूमती दबाव, हुकूमती प्रेशर उससे ये हट सकते हैं? आप देख लें, सारा देख लें, नेपरा देख लें, पेपरा देख लें, इन सब को देख लें, सही। क्या इनके फैसले हुकूमत की मर्जी के खिलाफ होते हैं? छोटे मोटे मामलात में हुकूमत की मर्जी के खिलाफ चले जाते हैं, सही। लेकिन जब हुकूमती पॉलिसी कोई हो जाए तो फिर उसके अगेंस्ट ये नहीं जाते और सही। उसी पे रबर स्टेप का काम करते हैं। सही। तो अब मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ आप अलवी साहब, और चैलेंज भी करता हूँ जी। कि आप आज शाम को एक खाली डोल लेके शहर में निकल आए और मुझे किसी भी दुकान से खालिस दूध का 1 किलो ले लें, जी, तो नामुमकिन बात है। मैं आपको खराज तहसीन पेश करूंगा और तकमा बसालत भी दे दूंगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नामुमकिन बात है, सही कह रहे हैं आप, ये तो वाकई। ये कहाँ गई रेगुलेटरी अथॉरिटीज? कहते हैं कि कभी एक आध हफ्ते में या महीने में एक आध कार्रवाई हो जाती है, किसी बड़े शहर के एंट्री पॉइंट पे खड़े हो के एक ट्रक पकड़ लेते हैं और उसका दूध, केमिकल मिला दूध होता है, उसको उंडेल देते हैं और अखबारों की और मीडिया की जीनत बन जाता है कि जनाब ये बड़ी कार्रवाई हो गई। अगर उस शहर में रोज 1000 ट्रक दाखिल हो रहा है दूध का, अगर आपने एक गिरा दिया तो व्हाट डू यू टॉक अबाउट 999 ट्रक? सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात। तो सारा शहरी जो है वो केमिकल मिला दूध पी रहे हैं ना। जी बिल्कुल। शॉपिंग, वो वॉशिंग मशीन में बना हुआ दूध। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इतना दूध अवेलेबल नहीं है जितना मार्केट में मौजूद होता है। असल बात तो ये है। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इस वक्त मामलात इसी तरह ही चल रहे हुए हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सियासी मामलात की तरफ। तो एक तो ये है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और 2 मेंबर्स की तैनाती का जो मामला वो पेंडिंग है, तो आप ये क्या समझते हैं कि इसमें देरी की क्या वजूहात हैं? अलवी साहब, बात यह है, जो पीछे बात हो रही थी मैं उसके साथ इसको जोड़ना चाहूंगा। देखें, सारे मसाइल की, वो कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल इवल्स, जी, सारे मसाइल की जड़ की तरफ मैं गुजारिश करना चाहूंगा। वो ये है कि अगर मैं एक काबिज हुक्मरान हूं, मेरी लेजिटिमेसी ही नहीं है, मैं कानूनी हुक्मरान ही नहीं हूं, मुझे सिर्फ कोई बंदा भी बता दे, कोई अरस्तु ये बता दे कि उसके अहकामात की इखलाकी वक़्त क्या होगी, क्या स्टैंडिंग होगी सोसाइटी के अंदर, या जो सबॉर्डिनेट है उसके अंदर क्या स्टैंडिंग होगी,
सही। वो तो खुद एक नाजायज प्रोसेस का, एक नाजायज सिस्टम की पैदावार है। वो जायज चीजें कैसे कर सकता है? सही। अभी इसी की तरफ से मैं लिंक करता हूं, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स की जो वो तैनाती की बात की। जब मुल्क के अंदर एक कानून की हुक्मरानी ही नहीं है, सही। कानून को हमने पत्नी कहां पे फेंक दिया हुआ, और इसी के अजाब से हम गुजर रहे हैं। ये सारी कौम इसी अजाब से गुजर रही है। सही। हम ये समझ रहे हैं कि शायद गिरफ्तारियां करने से, जी। लोगों को अंदर कर देने से, सजाएं दे देने से, जी। चादर और चार दीवारी को तबाह बर्बाद कर देने से हम मुआशरे की तश्कील करेंगे। मैं माजरत के साथ ये दोबारा अर्ज करूंगा आपको भी और अपने ऑडियंस को भी, ये नहीं हो सकता। जी ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। जी ठीक है, आप तो सही कह रहे हैं। लिहाजा जो इस वक्त देखिए, मुझे मैं बाज़ औक़ात कानून की बात भी नहीं करता हूँ, कुछ अखलाकियात भी होती हैं। जी, आप क्या हर बिल्कुल ठीक है। हर काम हमारा कानून रेगुलेट करता है? नो सर। एक अखलाकियात होती हैं। आपकी माँ की गोद से आप पैदा होते हैं और आप आखिर ग्रेव यार्ड तक जाते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको मुआशरा सिखाता है, इस मजहब सिखाता है, अखलाकियात सिखाती हैं, तरबियत सिखाती हैं। जी, मुझे ये बताएं कि जिन लोगों के पास एक लीगल अथॉरिटी, कानूनी अथॉरिटी नहीं है, वो किस लिए वहां पे बैठे हुए? उनका कोई हक नहीं बनता। उनको कभी कभी जमीर ने मलामत नहीं की कि यार हम ही छोड़ के चले जाएं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। क्या वहां से इनको जनाजा उठना है, तो तब ये निकलेंगे। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा हसन रजा पाशा साहब, कानूनी तकाजे क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का लेट होना? इससे क्या कानूनी मामलात पैदा हो सकते हैं और इसका कानून है क्या? देखिए अलवी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान एक स्पेसिफिक मुद्दत के लिए इनका इंतखाब किया जाता है। और अब ये है, आपको याद होगा कि पिछली 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, उनकी आपस में मीटिंग्स वगैरह नहीं हुई, और आइन में ये मौजूद होने के बावजूद कि एक स्पेसिफिक टाइम गुजर गया है और ये सीट खाली है, उसके बावजूद 2, 3, 4 माह तक वो चला गया और वो सिलेक्ट ना कर सके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान। अब 26वीं तरमीम में एक क्लॉज डाल दी गई है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान की तकर्री तक ये जो मौजूदा होंगे, जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे चेयरमैन या मेंबरान, वो उस वक्त तक अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते रहेंगे जब तक कि नए चेयरमैन का या मेंबरान का इंतखाब नहीं हो जाता। अब इस अमेंडमेंट की वजह से रिलैक्स फील कर रही है ट्रेजरी बेंचेस भी, और इस तरह का मुतालबा अपोजिशन की तरफ से भी नहीं आया कोई। वो देखें, अपोजिशन जो है वो तो विसल ब्लोअर होती है, उनको चाहिए कि वो असेंबली में करारदाद पेश करें कि इतना टाइम गुजर गया है, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और मेंबरान का क्यों नहीं मुकर्रर कर रहे, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर आपस में बैठ के कोई फैसला कर रहे। तो इनको करारदाद तो कम से कम पेश करनी चाहिए। मीडिया पे बात करने से कोई नहीं। आज मैं बात करूंगा, उसकी क्या हैसियत है? मां सिवाय ये कि कुछ लोग सुनेंगे, जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके नाज़रीन हैं, वो सुनेंगे, वो मेरे हवाले से कोई एक राय बना लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हुकूमत के कान तक जू रिंगेगी, बल्कि वो तो एक असेंबली का आपके पास बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अपोजिशन को वहां पे आप करारदाद पेश कर दें। जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, जी बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अपोजिशन को अपना किरदार जो है वो असेंबली में जरूर अदा करना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये ईद के करीब आते ही स्ट्रीट क्राइम का बहुत इजाफा हो गया है, बड़े शहरों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। आपके इलाके में क्या सूरत हाल है और हुकूमत कहाँ सोई हुई है कि ईद आते ही स्ट्रीट क्राइम का इजाफा हो गया है, लोग परेशान हो रहे हैं? अलवी भाई, इसके अंदर 2-3 अवामिल हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि पिछले कुछ अरसे से मुल्क के अंदर जो गुर्बत और महंगाई ने तूफान मचाया हुआ है, उसके भी असरात जो हैं वो खास करके ईद के ऊपर, क्योंकि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने लिए, बच्चों के लिए खरीदारी करे। अब ज़राए नहीं होते हैं, लिहाजा वो एक, जो मैंने पहले कहा, जो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन या एक रिसेशन चल रही है, उसकी वजह से भी लोगों के पास कमाने के जायज ज़राए नहीं है, इनकम बहुत कम हो चुकी है। एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बेरोजगार हो चुका है, जिनको रोजगार मिलना था वो रोजगार नहीं मिल रहा। लिहाजा एक तो ये फैक्टर भी है।
दूसरा ये है कि इस वक्त जो हुकूमती मशीनरी है, जो इंतजामी मशीनरी है, जिसने लगाम डालनी थी इस काम को, जी। वो मुकम्मल तौर पे पूरे का पूरा निजाम जो है लॉ एनफोर्समेंट का, वो पॉलिटिकल विच हंटिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। सही। लिहाजा वो या तो क्राइम को कंट्रोल करेंगे, या इस तरह की जो नए जराइम है उनको कंट्रोल करेंगे, या फिर वो सुबह दोपहर शाम जो है वो जो सियासी गिरफ्तारियां करेंगे उनकी तफ्तीशें करेंगे और उनकी प्रोसिक्यूशन करेंगे। सही। तो चूंकि हुकूमत की प्रायोरिटी इस वक्त पॉलिटिकल यूजेज है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे इस्तेमाल हो रही है। जी। और जो हुकूमत की अदम तवज्जोही है इस मामले को कंट्रोल करने के लिए, उसने जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स है उनके लिए एक फ्री फॉर ऑल का एक फ्रीडम का एनवायरमेंट बनी हुई है। जब तक हुकूमत अपनी प्रायोरिटी ठीक नहीं करेगी, ये पॉलिटिकल विच हंटिंग से इंतजामिया को बाहर नहीं निकालेगी, ये इस मसले का कोई हल नहीं है। जी ठीक न मेरी पहली ये रिक्वेस्ट होगी कि इंतजामिया की जितने भी इंतजामी वसाइल हमारे पास हैं उनको करें, बिकॉज लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। जी। ये सिर्फ इशू जो है वो किसी एक लोकेलिटी की तरफ नहीं है, ये एक फिनोमेना है जो पूरे पंजाब के अंदर इतनी कत्लो गारत हो चुकी है। जी। मैं अगले दिन ये स्टेटिस्टिक पढ़ रहा था जो पिछले इस एक साल के अंदर जो सर्टिफाइड स्टेटिस्टिक है 112 जो इमरजेंसी सर्विस में है, हजार लोग जो है वो कत्ल हो चुके हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वाकई वारदातों का सिलसिला। देयर इज अ शार्प राइज जो पिछले साल हो चुकी थी, जो थी उसके अंदर कोई पत्नी, मैं अगर गलत नहीं हूं, मैं आई हैव टू चेक इट, बट मुझे जो इफ आई एम रिकलेक्टिंग नाउ, इट इज अराउंड 24% की इंक्रीज है। आई अगेन स्टैंड करेक्टेड। अब आप मुझे बताएं, इतनी अगर आपके इस सीरियस और हेनियस क्राइम के अंदर अगर इंक्रीज हो चुकी है, तो हुकूमत के कान पे तो क्यों नहीं रहेंगी है? वो तो इश्तिहार पे इश्तिहार लगाई जा रही है। वो तो कह रही है इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त दौर है, इस जैसा दौर ना पहले आया है ना आइंदा आना है। सही। तो प्रायोरिटीज ही नहीं है, सीरियसनेस ही नहीं है। सही, ये ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा हसन रज़ा पाशा साहब, पहले ये नाकस अद्वियात, नाकस ग़ज़ाई अशिया और इन चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी, तो एक तशनीह रह गई है कि ये कंज्यूमर राइट्स के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कोई काम नहीं होता, लोगों को इल्म नहीं है कि अगर उनको नाकस अशिया मिल रही है खुर्दोनोश की या दीगर, तो उसके खिलाफ को कंज्यूमर अपना जो राइट है वो कहाँ से हासिल कर सकता है, और ये कंज्यूमर कोर्ट्स किस हद तक अफेक्टिव हैं? अलवी साहब, कंज्यूमर एक्ट है, बना हुआ है, नाफिजुल अमल है, और उसके तहत कंज्यूमर कोर्ट्स हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे मौजूद हैं। ठीक है। और वो हर वीकली बेसिस पे किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जाके भी काम करती हैं। प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस और अवेकनेस अभी तक पब्लिक में नहीं है। सही। और बहुत कम लोगों को पता है कि उनके राइट्स एज कंज्यूमर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक कानून है, और वो उसके लिए अदालत भी स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए एक सेशन जज लेवल के जो ऑफिसर हैं वो उसमें उसके सरबराह आते हैं कंज्यूमर कोर्ट के, वो मौजूद हैं और वो लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन वहां पे जो जाने का जो रेशियो है वो बहुत कम है, हर आदमी को पता नहीं है। और गवर्नमेंट भी इस हवाले से शायद कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं चला सकी, बल्कि इसके लिए मेरी तो ये तजवीज़ जरूर होगी। आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये कहना चाहूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के सेशन एंड जज साहब को कंज्यूमर कोर्ट का भी इख्तियार दिया जाए, तो ये कंज्यूमर कोर्ट वो खत्म कर दे। एक एक्स्ट्रा बर्डन भी है जुडिशरी पे, हुकूमत पे, कि पूरा एक नेटवर्क कोर्ट का बनाते हैं, उसका रीडर होता है, उसके स्टैनर्स होते हैं, नैब कोड बहुत ज्यादा होते हैं, और लाखों रुपए का बजट वो जो है वो महाना बुनियादों पे जाता है। तो क्यों ना वो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं उनको कंज्यूमर कोर्ट का भी इख्तियार दे दिया जाए, और लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस बहरहाल जरूर लानी चाहिए। ये समाजी लोगों का, सिविल सोसाइटी का ये काम है कि वो लोगों को ये बताए कि आपके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई हैं, आप वहां रजू कर सकते हैं, छोटे से छोटा मामला भी वहां पे टेक अप हो सकता है। जी ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, जैसे कि ये कंज्यूमर राइट्स की बात हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर कंज्यूमर राइट्स के ऊपर बात होती है, काम होता है, लेकिन पाकिस्तान में
कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हुकूमत ने कानून तो बना दिया लेकिन आवाम को इसका इल्म नहीं है कि कंज्यूमर राइट है क्या। तो आपके तवज्जुह से ये चीज़ हो सकती है कि आप पंजाब असम्बली में इस चीज़ को उजागर करें, और ये जो तजवीज़ दी है हसन रज़ा पाशा साहब ने कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर ही ये जो कंज्यूमर कोर्ट है इसके भी इख्तियारात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस को दिए जाएँ ताकि इस मामले को सहल किया जाए, जो हुकूमत के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट्स के मद में अलहदा से एक बजट है उसमें भी खात्मा हो सकता है। मैं पाशा साहब की इस तजवीज़ से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि एक कोर्ट इस वक्त डिवीजनल हेडक्वार्टर पे है। आप मुझे बताएं, मेरे एक एज ए कंज्यूमर यहाँ पे गांव में जो है वो एक राइट्स वायलेट होते हैं जी। तो अब मुझसे ये तवक्को करना, ये एक आदमी से जिसके इतने ज़राए भी नहीं है कि वो डिवीजनल हेडक्वार्टर पे जाएगा और वहाँ पे अपनी दादरसी चाहेगा, ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस है। तो मेरा ख्याल है दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसकी अवेयरनेस नहीं है। मैंने इसका आज तक नाम सुना है, इसको आज तक इस्तेमाल ना मैंने किसी को करते हुए देखा है और ना मैंने खुद किया है। सही। अगर ये इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक कॉमन आदमी का रोजाना का सुबह दोपहर शाम का मामला है। जी बिल्कुल। अगर इस मामले को हमने अवाम के अंदर पजीराई देनी है और लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो इसका जो कंप्लेनिंग सिस्टम है, जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, इसको एक तो बड़ा सहल करना पड़ेगा और इसको अवाम के लिए फ्रेंडली करना पड़ेगा, और इट शुड बी एक्सेसिबल, जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि अवाम के साथ उसकी बिल्कुल एक्सेस होनी चाहिए। ये इनकी तजवीज़ ये बिल्कुल ठीक है कि ये कंज्यूमर कोर्ट जो है, ये सेशन और एडिशनल सेशन जो कोर्ट्स हैं जो आजकल तहसील हेडक्वार्टर पे भी आ चुके हैं, वहां पे होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस तरह की एक्सेस अवाम को देने से, सहूलत देने से, जो लोगों के जो मसाइल हैं कंज्यूमिंग के रेफरेंस से, और बहुत मसाइल हैं, एक नहीं है, बहुत मसाइल हैं, बहुत ज्यादा झगड़ों का बायस ये कंज्यूमर राइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो हसन रज़ा, बात आपने कही, दूसरी बात मैं सिर्फ एक सेंटेंस, दूसरी बात आपने कही कि मुझे इसके ऊपर, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर इसको अवाम के अंदर पजीराई के लिए, और जो ऐसी जितनी भी सारी फजूल किस्म की इश्तिहारी मुहिम चल रही हैं, तो मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह पंजाब असेंबली में एक तहरीक पेश करूंगा कि अवाम की शऊर दिलाने के लिए इसके ऊपर हुकूमत जो है वो एक अच्छी मुहिम चलाए ताकि लोगों को इसका फायदा हो। जी ठीक है। अच्छा हसन रज़ा पाशा साहब, बात चल ही रही है कंज्यूमर कोर्ट की, तो मुख्तसर 1 मिनट है हमारे पास, अवाम की अवेयरनेस के लिए जरा बता दीजिए कि कोर्ट्स हैं क्या, क्या क्या कर सकती हैं और कैसे जाया जा सकता है। देखिए अलवी साहब, डिवीजनल लेवल पे ये कोर्ट कायम है और बड़ा आसान तरीका है, सादे कागज पे एक दरख्वास्त लिख के जो कंप्लेंट है वो बना के आप एक खुद भी पार्टी, ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि वकील करें, खुद भी दे सकता है और वो बता सकता है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मुझे ये नाकस माल मिला है, वो माल भी दिखाएगा और उसमें उसको वो उस माल के बदले माल मिलेगा। अगर फर्ज कर लें एक जैकेट आपने ली है और वो नाकस निकली है, जूता लिया है वो नाकस निकला है, वो दे के तो वो उस कोर्ट को इख्तियार है कि वो 10 गुना ज्यादा उस पर जुर्माना डाल के तो वो उसको दादरसी कर सकती है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आप देखिए पावर कॉरिडोर में तो ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, पहले ये आर्मी में थे, अब माशाल्लाह सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, MPA भी बन गए हैं, पंजाब असेंबली में भी ये तहरीक लाएंगे और मुझे ये यकीन है कि जब ये तहरीक लाएंगे तो ट्रेजरी बेंचेस से एक वजीर साहब उठ के कहेंगे जी हम बिल्कुल इसको करेंगे और वो निपटा दी जाएगी और वो फिर उसी तरह एक रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। लेकिन देखिए इतने छोटे छोटे इश्यू हैं अलवी साहब के, अगर इन पे ही अगर थोड़ा सा एम्फसाइज कर दिया जाए तो पब्लिक एट लार्ज को। हसन रज़ा पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने दोनों मेहमानों ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद और हसन रज़ा पाशा साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।